हाय, वेलकम टू स्टूडियो मुजफ्फरपुर। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमृत कृष्णा। डॉक्टर अमृत कृष्णा एक बहुत ही तेज़ी से उभरते हुए पॉपुलर पीडियाट्रिशियन हैं जिनको पेरेंट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। और उनके बारे में ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे कम फ़ी है उनकी। और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये बच्चों के साथ जो है ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन का मिसयूज़ नहीं करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अमृत कृष्ण से। हाय सर। हेलो, थैंक यू मेरे बारे में इतना कुछ पता करने के लिए। नहीं सर, वो तो हम लोग का काम ही है पता करना। और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आप जान रहे हैं जिसके लिए हम लोग ने आपको इनवाइट किया है वो ये है कि आपको जो बच्चे 1 से 3 साल के होते हैं जिनको बेसिकली टॉडलर बोला जाता है, आपको उनमें डिफरेंट बिहेवियर चेंजेस होते हैं जिनको लेके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरा बच्चा सही से, मतलब वो उनको सही से उनका केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और डिफरेंट तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर से जो है हम लोग इस चीज़ को मतलब हटाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग समझ सके कि चाहे वो ईटिंग हैबिट हो, स्लीपिंग हैबिट हो, या इवन आपको टॉयलेट की ट्रेनिंग हो, या आपको किसी भी तरीके का स्पीच और कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई बात हो गई तो उस चीज़ को वो समझे और अपने बच्चे के प्रति जो है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें। तो सर शुरू करें हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन। बिल्कुल, ज़रूर। तो सर टोडलर यानी मतलब 1 से लेकर 3 साल के बच्चों जिनमें जो बिहेवियर चेंजेस होता है उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है उनके। नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न होते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी पिकी है किसी भी चीज़ को खाने में। तो इसका क्या कारण है? पिकी होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा जो पसंद कर रहा है वो इसको दो, वो खाओ, बच्चा उससे खुश रहेगा, बच्चा भरपेट खाएगा और इससे धीरे धीरे उसको एक ही चीज़ खाने की आदत या एक ही चीज़ पसंद करना शुरू कर देता है। तो हमें उसको टाइम टू टाइम चेंज करके चीज़ें देनी है और थोड़ा-थोड़ा जो उसको ना भी पसंद हो, हमको उसको इंट्रोड्यूस करते रहना है। तो विथ टाइम बच्चा सब कुछ खाना शुरू कर देता है और उसका टेस्ट डेवलप करता है। पेरेंट्स का काम है टेस्ट डेवलप करना, ना कि बच्चों के टेस्ट के हिसाब से उनको खाना देना। तो अगर हम टेस्ट डेवलप करेंगे तो उनका पिकी ईटर होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम पेरेंट्स को ये समझा दें कि आप थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खिलाएँ, चेंज कर के खिलाएँ, तो बच्चा पिकी ईटर नहीं होगा। एक दिन में फिर कितने बार बच्चों को खिलाना चाहिए? देखिए, एक दिन में कम से कम 4 मील तो उनको देनी ही चाहिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और एक नाइट वाली मील। मॉर्निंग में आप उनको थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट हल्का दे सकते हैं, जिसमें आप फ्रूट्स दे सकते हैं, स्प्राउट्स दे सकते हैं और कई सारी चीज़ें दे सकते हैं। दोपहर में आप एक प्रॉपर मील दें, जो आप खाते हैं, जैसे राइस हो गया, रोटी हो गया, व्हाटएवर जो आप खा रहे हैं। इवनिंग में आप स्नैक्स दे सकते हैं उनको, हलवा हो गया, वो थोड़ा-सा आप जो भी घर में जो थोड़ा कुछ आप बनाते हैं हल्का-फुल्का नाश्ता शाम का, वो दे सकते हैं। रात में आप फिर प्रॉपर एक मील देंगे जो रात को बच्चा खाता है और सोता है, वो देंगे। तो ये 4 मील एटलीस्ट 4 आवर्स के गैप पे आप उनको प्रेफ़र करिए देना। बीच में आप अगर उनको दूध दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो वो चीज़ें चल सकती हैं। और खाना अगर रिफ्यूज़ कर देता है बच्चा खाने से तो? बच्चा रिफ्यूज़ खाना बीच-बीच में करता है, तो हमें डरना नहीं है कि वो बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है तो हम उसको ज़बरदस्ती खिलाएँ, उसने इतना नहीं खाया, इसने टाइम पे नहीं खाया, तो उसके पीछे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं उसको। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, गिव द टाइम टू द बेबी और विथ टाइम वो नॉर्मल अपने डाइट पे आएगा। बिना खाना खाए बच्चा ऐसे भी नहीं रह सकता। लेकिन पेरेंट्स पैनिक करते हैं ये सोच के कि अभी उसने नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? तो थोड़ा टाइम दीजिए, वो खाएगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सजेशन? हेल्दी ईटिंग तो देखिए ये पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। घर में बच्चे को ऑप्शंस वो ही दें जो उसके लिए हेल्दी है। बच्चा बाहर जा नहीं सकता, बाहर खा नहीं सकता, तो आप अगर घर में वैसी चीज़ें ही रखेंगे जो उसके लिए हेल्दी हैं, बच्चा वही खाएगा और उसको उन्हीं चीज़ों की आदत लगेगी। क्योंकि हमने जब उसको बचपन से वही खिलाया है, शुरू से वही खिलाया है, तो धीरे-धीरे बच्चा आगे चल के उन्हीं चीज़ों को पसंद करना शुरू करता है। अगर हमने कुछ उसको वैसी चीज़ें देना शुरू किया जस्ट फॉर चेंज इवन, तो फिर वो बच्चा उन चीज़ों का डिमांड करना शुरू करता है। तो आप प्रमोट करिए घर की चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को, बच्चा खाएगा। तो सर ये तो हो गई मतलब ईटिंग हैबिट से रिलेटेड। अब बात करते हैं स्लीपिंग हैबिट से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पेरेंट्स जो है नॉर्मली जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे को कितनी नींद की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, नींद जो है वो ऐज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जो हमारा न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो 16 से 18 घंटे, 20-20 घंटे तक भी सो सकता है। और उसी हिसाब से जो हमारा टोडलर बच्चा होता है वो 12 से 14 घंटे आराम से सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये होना चाहिए कि उनकी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप हो, बच्चा बीच-बीच में जग ना रहा हो, बीच-बीच में
अचानक से उठ के क्रैंकी ना हो रहा हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्लीपिंग इज़ गुड, स्लीपिंग इज़ हेल्दी, और एक टाइम उनका फिक्स होना चाहिए जिसमें वो पूरी तरह साउंड स्लीप लें। कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि रात में बच्चे उड़ जाते हैं उनके सोते सोते। हाँ, बिल्कुल उठ जाते हैं, तो हमें उनको ध्यान रखना है कि क्यों उठ रहे हैं वो। या तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, जो भूख से उठ जा रहे हैं, या फिर कई बार टीदिंग हो रही होती है, उसका पेन हो रहा होता है, बच्चे उस वजह से उठ जाते हैं। कभी कभी एंजाइटी होती है उनके मन में, कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है जो उनके मन में डर बैठ गया होता है, इस वजह से बच्चा चौंक के उठ जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनको पेरेंट्स को रूल आउट करना चाहिए, उनको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, आपस में बच्चे से बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना है। टोडलर्स में एक प्रॉब्लम और पाया जा रहा है जो कि पेरेंट्स काफ़ी पूछ रहे हैं कि बच्चे जब न्यूबॉर्न्स होते हैं तब उनको बेसिकली मतलब गोद में लेके पेरेंट्स उनको सुलाते हैं, मतलब उनको नैपी देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो रहा है, टोडलर्स में आ रहा है, एज ग्रुप में आ रहा है वो, और वो उसको बिस्तर पे अगर सुलाना चाहते हैं तो बच्चा बिस्तर पे सोता नहीं, तुरंत उठ जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, मतलब रोना भी लगता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, जो बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, उस समय उसको गोद में सुलाना आसान होता है। बट जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो हम उसको बेड टाइम या बेड पे रखना प्रेफ़र करते हैं सोने के टाइम पे। लेकिन चूँकि उसको आदत है गोद में सोने की शुरू से, और गोद में सोने के पहले भी जब बच्चा वो पेट में रहता है, तो मदर मदर के पेट में या फिर चेस्ट के पास रहता है, जहाँ उसको हार्ट बीट का साउंड मिलता है, एक सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है, वार्मथ मिलता है, बॉडी की गर्मी मिलती है। तो वो चीज़ उसकी जब धीरे-धीरे हटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, वो बॉडी से डिटैच होता है, तो उसके मन में एक डर आता है, एंग्ज़ायटी आता है, जिस वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो हमें उस एंग्ज़ायटी को दूर करना है, उस डर को दूर करना है कि जैसे ही हमने बच्चे को गोद से नीचे रखा और बच्चा डर से चौंक गया कि अरे! मुझे तो कहीं ऐसी जगह रख दिया कि जहाँ मुझे खतरा है, या मैं डर रहा हूँ, मुझे कुछ नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको स्मॉल टाइम पीरियड के लिए बच्चे को बेड पे रखना है, फिर वापस उठा लेना, या फिर आप उसके साथ लेट जाएँ, साथ में बैठें, साथ में कडल करके बैठें। तो धीरे-धीरे आप टाइम देंगे, स्मॉल टाइम देंगे, थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे, तो धीरे-धीरे करके वो टाइम बढ़ता जाएगा और फिर बच्चा बेड टाइम लेना शुरू करेगा, बेड पे सोना शुरू कर देगा। तो इस बेड टाइम रूटीन को कैसे मेंटेन किया जाए? आप बच्चे के साथ सोएँ, जब बच्चा सो रहा हो उसके साथ सोइए। कुछ टाइम तो आप गोद में लेके सो सकते हैं, उसका धीरे-धीरे उसको बेड टाइम देना शुरू करिए, थोड़ा-थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे-धीरे वो टाइम प्रोलॉन्ग होगा, धीरे-धीरे बच्चा खुद से सोना शुरू कर देगा, उसके बाद आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चों को सब हम अपना पॉटी ट्रेनिंग कब दें? देखिए, पॉटी ट्रेनिंग तो वैसे 1 साल के बाद हमें शुरू कर दे सकते हैं, 1 से 2 साल के बीच में, सवा साल, 1.5 साल के आसपास। तो टाइम तो पीरियड यही है, अब कैसे देना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम कैसे जानेंगे इस चीज़ को लेके कि मेरा टोडलर जो है वो रेडी है, मतलब अभी टॉयलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये देखिए, शुरुआत में तो क्या होता है, उनमें होल्डिंग रिफ्लेक्स होता नहीं है, तो वो होल्ड नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता, तो वो शुरुआत में करते ही हैं। लेकिन विथ टाइम जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो उनको फ़ील होता है, वो बताना या बोलना शुरू करते हैं। 1.5 से 2 साल का बच्चा अगर फ़ील करना शुरू करता है, उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन जब आप उसको ट्रेन करना शुरू करेंगे, आप उसको एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, बताना शुरू करेंगे, उनसे बात करेंगे। जब भी वो टॉयलेट कर रहा है, तो उसको आप टॉयलेट की तरफ लेके जाएँगे, उनको काउंसल करेंगे। तो फिर वो धीरे-धीरे सीखता है और उसको आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, बताना शुरू करता है, और मेरे हिसाब से तो 2 साल के बाद, 2 से 3 साल के बीच में बच्चा पूरी तरह से ट्रेंड हो जाता है। और अगर रेजिस्ट करता है तो? बच्चा रेज़िस्ट करता है तो आप उसको काउंसल करें, बात करें और उसको समझाने की कोशिश करें। कभी भी फ़ोर्सफुली डाँटना, उसको शेम फ़ील कराना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि नहीं तुमने तो ऐसा कर दिया, इट्स बैड। नो, तुमको सीखना है, इट्स गुड, ऐसे करो, ये ऐसे चलो, वहाँ बाथरूम में जाना है तुम्हें, तुम्हें बताना है जब भी हुआ है। तो मोस्टली बच्चे समझते हैं, काउंसलिंग है इसमें बच्चों का, और थोड़ा-सा आदत दिलाने की चीज़ है। और टॉयलेट के दौरान अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब गिर जाता है बच्चा अगर, तो किसी तरह का कोई बात चोट नहीं, लग जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए चोट तो लगती है पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से। तो पेरेंट्स का काम है कि आप जब भी टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, तो आप पूरे टाइम साथ में बैठें और बच्चे को एंगेज करके रखें। ऐसा नहीं कि अकेला छोड़ के उसको आप चले आ रहे हैं। एक्सीडेंट तभी होता है जब पेरेंट्स की आस-पास प्रेज़ेंस नहीं होता है। तो अगर पेरेंट्स का प्रेज़ेंस है पास में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो। पेरेंट्स उसके लिए ही हैं। तो बस पेरेंट्स का प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है, काफ़ी है, उसके अलावा तो अच्छा, वैसे इसमें किसी तरीके का कुछ लालच वगैरह दे के भी बच्चों को मतलब ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे ला चॉकलेट या कुछ भी? नहीं, लालच नहीं, एप्रिशिएशन ज़रूर आप दे सकते हैं। लालच तो फिर उसको वो प्रमोट करेगा कि मुझे वो मिलता है या ये ऐसा करने से ये होता है, बच्चा थोड़ा-सा मिसगाइड हो सकता है। तो लालच नहीं देना है, एप्रिशिएट करिए
कि वाओ तुमने अच्छा किया, यू आर अ गुड बॉय, यू आर गुड गर्ल, आपने बहुत अच्छा, हम क्लैप देते हैं उनको, वेरी नाइस, इन सब चीज़ों से उनको थोड़ा स्माइल करें, अरे वाह तुमने अच्छा किया, बता दिया, अभी हम तुम्हें बाथरूम में लेके चल रहे हैं, वेरी नाइस, यू आर क्लीन नाउ। तो इन चीज़ों से आप उनको थोड़ा सा और अप्रिशिएट करके आप थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल। जब टोडलर वाली एज ग्रुप आती है तो बच्चे किसी भी चीज़ को पिकअप करते हैं बहुत जल्दी और उसे फेंकना भी चालू कर देते हैं, तो इस बिहेवियर को किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, बच्चा किसी भी चीज़ को अगर फेंकता है या तोड़ता है तो वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। तो पहली चीज़ तो हमें उनको ये समझाना है कि फेंक देना इज़ नॉट राइट, डाँटना नहीं है कि अरे तुमने तो फेंक दिया, अब तुरंत से उस पे रिएक्शन नहीं शो करना है। उसने फेंक दिया, कामली उसको रिस्पॉन्ड करो कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एग्रेसिव रिएक्शन शो करेंगे तो आइदर वो और ज़्यादा एक्साइट होगा उससे, क्योंकि उससे बच्चे को भी फील होता है कि मैं फेंक रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्शन सीकिंग फीलिंग आती है बच्चे में, जिससे कि बच्चा अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपना गुस्सा दिखाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करता है। ट्राई टू इग्नोर और ट्राई टू कन्विंस बेबी कि हाँ बेटा ये गलत है, ये सही है, इसको आप इस तरह से यूज़ करो, इसको ऐसे करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, एक्साइटिंग बिहेवियर नहीं शो करना है। तो इस पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब बच्चों को मतलब वो टोडलर्स को किस तरीके से क्या ट्रेनिंग दिया जाए कि वो अपने इमोशन को मतलब एक्सप्रेस कर सके मतलब? देखिए, इमोशंस को एक्सप्रेस तो बच्चा किसी भी फॉर्म में करता है, कभी रो के करता है, कभी चीख चिल्ला के करता है, लेकिन पेरेंट्स का काम है कि जो इमोशन उसका सही नहीं है, लाइक अब कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चा कोई डिमांड कर रहा है कि मुझे वो खरीद दो, वो ला दो, वो कर दो, नहीं करने पे वो पटकना, तोड़ना, चीज़ों को फेंकना, ज़मीन पे लेट जाना, ये चीज़ें करता है। तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, जिससे कि उनको बढ़ावा ना मिले, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो बच्चों को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ ये मेरे करने से इनको मेरी बात सुननी पड़ती है, तो बच्चा वो बार बार रिपीट करेगा। तो आपको बस इग्नोरेंट बिहेवियर, जैसे ही देखा कि बच्चा कुछ ऐसा एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको इग्नोर करिए और थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाता है तो उसको समझाइए। तो क्या मतलब इस तरीके से हम लोग जो बच्चे जो है नॉर्मली मतलब हर चीज़ के ऊपर ना ना बोलते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी इस आदत को भी हम लोग इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चा तो हर चीज़ में ना बोलेगा, अगर उसको पता है उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन हमें टाइम देना है। कभी भी फ़ोर्सफुल कोई काम नहीं कराना। अगर ना बोल रहा है तो ठीक है, आप उसकी बात उस समय मान लीजिए, लेकिन आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करिए, दोबारा समझाइए। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, उसने डिमांड किया है, तो आप उसको तुरंत से ला के दे दें, ये भी नहीं करना है, और एकदम एग्रेसिव होकर डाँट दें कि नहीं ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं करना है। तो क्या ये कारण है कि ये एग्रेसिव होना या मतलब फोर्सफुली डांटना मतलब बच्चों में जो है आपको बाइटिंग और हिटिंग काइंड ऑफ बिहेवियर को मतलब ज़्यादा बिल्कुल, इनकरेज बिल्कुल करता बढ़ावा है? देता है। अगर आप उस पे एग्रेसिव रिएक्शन शो करेंगे, आप टाइम बिंग उसको डरा देंगे तो मन में उसके डर बैठ जाएगा। तो मन में डर भी ना बैठे कि बच्चा थोड़ा डिप्रेस फ़ील ना करे या फिर बच्चा एकदम से एंग्ज़ायटी ना आ जाए उसके अंदर, ये भी नहीं होना चाहिए। और बच्चा इतना भी अगर आप उसको और ज़्यादा उसको प्यार दिखा रहे हैं कि उसके गुस्से से आप उसको प्यार दिखाते हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा कि मुझे प्यार गुस्सा दिखाने में मिलता है। मैं जब चीखता, चिल्लाता, रोता हूँ, चीज़ों को पटकता हूँ, तो लोग मुझे प्यार करते हैं, आके कडल कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो बच्चा उन चीज़ों को और बढ़ावा देने मतलब बढ़ाने लगेगा और ज़्यादा करने लगेगा कि मुझे और ज़्यादा प्यार करे, मुझे जो और ज़्यादा अटेंशन मिले। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करके ही उसको काउंटर कर सकते हैं, ना कि डाँट के, ना कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के। तो प्यार इन चीज़ों में तो बिल्कुल ना दिखाएँ, तुरंत से अटेंशन ना दें, और टाइम बीइंग उसको आप थोड़ा रिलैक्स छोड़ें बच्चों को, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको समझाएँ। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। टेंट्रम्स में, ये टेंट्रम होता है बच्चों का, तो उन टेंट्रम्स के लिए आप थोड़ा-सा इनको इग्नोर करना ही इज़ द बेस्ट वे। सर तो इसमें एनग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्या बच्चों में? एंग्ज़ायटी होता है ना, अगर आप बार-बार डाँटेंगे, किसी चीज़ के लिए बार-बार मना करेंगे, तो बच्चे में एंग्ज़ायटी आएगी कि हाँ, मुझे डाँटा जा रहा है, डराया जा रहा है, मुझे कहीं पिटाई ना लग जाए, मुझे ना कहीं मतलब ऐसे करने से कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, तो बच्चा डरना शुरू करता है। तो इसलिए कभी भी बच्चे को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगी, मुझे डाँटा जाएगा, मुझे ऐसा किया जाएगा। समझाएँ, बच्चे बड़े समझदार होते हैं अगर आप उनको प्यार से समझाएँगे। हमें उनको ट्रेंड करना है, सिखाना है। तो एंग्जाइटी का तो एक और फॉर्म आपको होता है ना, लेट्स से कि मतलब जैसे पेरेंट्स से मतलब बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है, और कुछ समय के लिए माँ उससे दूर हो रही है, तो वो उस समय भी वो चीज़ को शो कर सकता है? सेपरेशन एंग्ज़ायटी।
हाँ डेफिनेटली एकदम। सेपरेशन एंजाइटी ये चीज़ होती है जिसमें कि आप अपने लव्ड वन से, अब जिनके साथ आप हमेशा से रह रहे हैं उनसे आप थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो उसको काउंटर करने का जो तरीका है वो सडन आप डिटैच, जैसे कि कई बार वर्किंग मदर होती हैं, तो वर्किंग मदर जब शुरू में 6 महीने 8 महीने या साल भर उन्होंने छुट्टी ले रखी है, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने जॉब ज्वाइन किया या फिर काम पे जाना शुरू किया, या कोई और भी रीज़न है जिस वजह से बच्चा टॉडलर एज में है, स्कूल जाना उसने शुरू किया, तो वो मदर से दूर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अचानक से सेपरेशन नहीं लाना है। मतलब आप सडनली आप उसके साथ पूरे दिन आप नहीं मिल रहे उससे, ये नहीं करना। थोड़ा थोड़ा टाइम, बेटा रुको मैं आ रही हूँ, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए आप गए आए, और ये टाइम को धीरे धीरे आप एक्सटेंड करें। बच्चों को थोड़ा सोशलाइज़ कराएं, क्योंकि अगर बच्चा, आजकल स्मॉल फैमिली है तो बच्चे सोशलाइज़ नहीं हो पाते हैं। पेरेंट्स जो हैं घर में उनके साथ, या एक दो लोग और जो घर में हुए, कोई मेड हो गई या कोई हो गया, उनसे ही उनका इंटरेक्शन होता है, अड़ोस पड़ोस के एक दो लोग हुए। अगर बच्चा बाहर जाएगा टोडलर एज में, साल 2 साल के एज में या 3 साल के एज में बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, तो कई सारे बच्चों से मिल रहा है, कई सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उससे उसका ना मतलब सोशल सर्कल बनता है, और एक एंजाइटी जो मुझे बस इनके साथ ही रहना है वो ख़त्म होती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है उसका। तो सोशलाइज़ कराएं बच्चे को, और थोड़ा थोड़ा गैप दें। आधे घंटे के लिए खेलने भेज दिया, बच्चा खेलने में बिजी है, उसको ध्यान नहीं आया मम्मी किधर है, या अभी जिससे भी अटैच्ड है वो किधर है, तो वो टाइम धीरे धीरे एक्सटेंड होगा और वो जो सेपरेशन एंजाइटी है वो ख़त्म होगी। तो सर नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटेड टू टोडलर्स के लिए, वो है आपको स्पीच और कम्युनिकेशन। नॉर्मली मतलब हर एक जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं, जो पहला शब्द जो बच्चा बोलता है माँ, या नॉर्मली कभी कभी एक्सेप्शन भी आता है कि कुछ बच्चे मतलब पा भी बोल देते हैं, मतलब पापा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पेरेंट्स का मतलब ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब मेरा बच्चा कब बोलना चालू करेगा। देखिए, वैसे तो साल भर के आसपास बच्चे सिंगल वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, 8 महीने साल भर के आसपास से। 4-5 महीने से कुकिंग साउंड कू कू आ ओ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये पेरेंट्स कहते हैं ना किस एज से शुरू करेगा, तो वो एग्जैक्ट एज किसी बच्चे की फिक्स नहीं है कि इसी एज में वो बोलेगा या इतने महीने पे वो बोलना शुरू कर देगा। कोई लेकिन बच्चा फिर भी कुछ एक जल्दी तो शुरू मतलब करता होगा, है। मतलब हाँ, देखिए 2 साल के आसपास बच्चा सिंगल वर्ड्स या छोटे-छोटे लाइन्स, दो, लाओ, चलो, है ना? आओ इधर, खाना है, तो ये सारी चीज़ें शुरू कर लेता है। लेकिन इसमें भी ना एग्ज़ैक्ट ये नहीं है कि आपका 2 साल में बोलेगा ही। कई बच्चे 3 साल में भी बोलते हैं, कई अगले 1-4 साल में भी बोलते हैं। तो 5 साल का जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम, उस बीच में हर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, अनटिल अनलेस कि उसको कोई डिफ़ॉर्मिटी हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर डिले है स्पीच उसका 2 साल से ज़्यादा, तो एक बार पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिल लें। 2 साल में मोस्टली बच्चे शुरू करते हैं। तो इससे एक और रिलेटेड सवाल आता है कि अगर बहुत सारा वो वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हर वर्ड बोले ये ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका वो कमांड फॉलो कर रहा है, और वो अपना जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो टूटे-फूटे शब्दों में ही या फिर उन चीज़ों में। अगर 2 साल 3 साल का बच्चा है तो इतना बोल ले रहा है, दैट इज़ फाइन। अब आप उससे आप टफ वर्ड्स आप एक्सपेक्ट करेंगे वो सब कुछ बोल ले, वो नहीं है, वो विद टाइम आएगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? बात करें, इंटरैक्ट करें, अलग-अलग बच्चों के साथ उनको मिलने दें। उसके साथ मोबाइल और वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी एंड ऑल, उनसे दूर रख के, क्योंकि वन साइड कम्युनिकेशन होता है उसमें, तो वन साइड कम्युनिकेशन ना करके बोथ साइड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंपेल करें बच्चों को कि वो बोलें, लाइक ये कैसे होगा? तो उससे पूछना है कि वो कैसे होगा, मैं उसको ये कैसे दूँ, ये करूँ? तो इससे बच्चा चाहे कि मैं भी एक्सप्रेस करूँ। अगर वो कुछ करना चाह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो अनटिल अनलेस कि वो बोले, आप उसकी डिमांड पूरी ना करें, कि वो एक्सप्रेस करे, बोले। तो बोलेगा तभी जब आप उसको ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप उसको हर चीज़ हाथ में ला के दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं जिसमें उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, तो फिर बच्चा नहीं बोलेगा। उनको इंटरैक्ट करना है, उनसे बात करना है, तो बच्चा बोलना शुरू करेगा। और सर अगर स्टैमर करता है बच्चा तो मतलब ये स्टैमरिंग, स्टटरिंग, ये जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे में जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चा ऐसा करता है। तो आप उन चीज़ों को एक तो पॉइंट आउट ना करें बच्चों को कि नहीं तुम तो ऐसे कैसे बोल रहे हो, या फिर तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता। इससे ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ऐसा करता है
तो धीरे धीरे विथ टाइम वो भी रिकवर हो जाती है। बस आप उसको इग्नोर करें और थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, ना कि उस पर पॉइंट आउट करके उनको आप वो फील कराएं कि नहीं वो गलत बोल रहा है, वो हकला रहा है या उसकी आवाज़ काँप रही है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है, उनको फील नहीं कराना। विथ टाइम वो चली जाती है। मोस्टली ये कॉन्फिडेंस लैक की वजह से होता है, और आगे आने वाले टाइम में अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है कोप अप, तो एक बार ज़रूर आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने सर जैसा बताया मतलब इस चीज़ को लेके कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना दें मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज के समय को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हर कोई बिजी है पूरी तरीके से, तो उसी में उनको मतलब जो भी अपने बच्चे की लुक आफ्टर करनी है मतलब उसी बीच में करनी है। फिर भी कुछ तो एक स्क्रीन टाइम मतलब बच्चे को हम लोग दे सकते हैं जिससे कहीं उसको कुछ लर्निंग भी मिले मतलब, तो इस तरह का कुछ सजेशन रहेगा? देखिए, स्क्रीन टाइम तो रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम इज़ जस्ट, आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है, अब वो कितना लर्न कर रहा है वो पता नहीं, लेकिन उससे ये है कि उसके सेंसेस रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। जो सामने चल रहा है वो बस देख रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस पर। लेकिन जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बोले, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस उसके एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करते हैं। उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया, है ना। लेकिन मोबाइल में या फिर टीवी में आप बैठ गए, वो चल रहा है, आपके एक्सप्रेशंस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बच्चा शांत हो जाता है, बस एक फोकस से देखता है। डल माइंड का ये रीज़न हो सकता है? बिल्कुल, ये आगे चल के अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो कि ADHD बोला जाता है, इसमें हो सकता है। कई सारे माइलस्टोन्स डिले कर देता है, बच्चों का स्पीच कम कर देता है, तो इन चीज़ों को काफ़ी हैम्पर करता है बच्चों में। तो स्क्रीन टाइम तो मेरे हिसाब से इज़ नॉट गुड। हाँ, आप पिक्चर्स उसको दे सकते हैं, और कार्ड्स आते हैं आजकल, वो कार्ड्स वगैरह दे सकते हैं। तो वैसे करिए, बात करिए उनके साथ, समय दीजिए, टाइम दीजिए, तो हो सर जाए। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है खिलौने और प्लेइंग टाइम एक्चुअली, ठीक है। एक सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ ये कि मोटर स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए कि वो ड्राइविंग करना सीख सके मतलब? ड्राइविंग हाँ। ड्राइविंग तो बड़ी चीज़ हो गई। मोटर स्किल्स में जो आता है दैट इज़ फाइन ग्रिप, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि लिखना हो गया या चीज़ों को पिक करना हो गया। तो अब जैसे एग्जांपल है फाइन ग्रिप का, छोटी-छोटी चीज़ों को ऐसे उठाना, ऐसे चुटकी से, या पेन पकड़ना, तो उसको डेवलप करने के लिए हमें बच्चों को टॉयज़ वैसे देने होंगे। जैसे हम ऐसे आजकल टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़ हैं जिसमें कलरफुल टॉयज़ होते हैं, जिनको कि आप उनको ब्रिक पे ब्रिक रख रहे हैं, एक फॉर्म आपको क्रिएट करना है, तो बच्चों को ये पता है कि हमें ये चीज़ बनानी है, इस पे ऐसे रखेंगे तो वो बनेगा। तो अलग-अलग टॉयज़ उनको दें, जिससे कि उनको एक टास्क मिले, वो टास्क को पूरा करें, तो उनका ग्रिप और उनका मोटर स्किल दोनों डेवलप होता है। तो टास्क कंप्लीटिंग टॉयज़ होने चाहिए, कि जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आजकल वो ब्रिक रख के बिल्डिंग बनाते हैं, या फिर वो माउंटेन जैसा आता है वो बनाना है, वो एक उसके ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रख के वो बनाते हैं। तो वैसी चीज़ें दीजिए, जिससे कि उनका मोटर सेंस भी डेवलप होगा, और जो स्किल्स होती हैं उनकी वो भी डेवलप होगा। और रनिंग और जंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? रनिंग जंपिंग तो आउटडोर एक्टिविटी है, दैट इज़ प्लेइंग टाइम। तो प्लेइंग टाइम तो मिनिमम, जो टोटलर एज है, जो 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको 2-3 घंटा तो मिनिमम देना ही चाहिए एटलीस्ट, जो वो दौड़े भागे खेलें। वो घर में हर वक्त बैठा के रखना, ये चीज़ सही नहीं है। तो प्लेइंग टाइम शुड बी अराउंड 2 to 3 आवर्स मिनिमम फॉर अ टोडलर। तो फिजिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 घंटे मतलब सफिशिएंट है मतलब बच्चों के लिए? मिनिमम टाइम इतना होना ही ये चाहिए। मिनिमम मतलब इतना हाँ, होना ही उसके चाहिए अलावा मतलब। अगर बच्चा एक्स्ट्रा खेल रहा है तो नॉट बैड, खेलें घर में, अगर स्पेस है। आजकल तो स्पेस नहीं होता घर में, 2 रूम में लोग रह रहे हैं, इस रूम से उस रूम, बच्चा बेड से नीचे उतरता है, वापस बेड पे जाता है, बगल वाले किचन है, रूम है, छोटा सा 2-3 बेड मतलब रूम का तो आजकल घर है। तो इस वजह से ये दिक्कत आती है कि मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिले हो जाते हैं, बच्चे का प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ नहीं होता। तो फील्ड में लेके जाएँ, पार्क में लेके जाएँ, कम से कम 2 घंटा तो शाम का दें उनको, या मॉर्निंग के टाइम में दें, लेकिन इतना टाइम तो मिलना चाहिए आपके आउटडोर हिसाब एक्टिविटी से, अब ये मैं आपके ऊपर मतलब पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से किस तरीके के खिलौने बच्चों को देने चाहिए, टोडलर्स को देने चाहिए जो 1 से 3 साल के हैं, जिनसे उनका एक सही डेवलपमेंट हो मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों? मैंने बताया ना आपको, जैसे वैसे टॉय जिसमें आप उनको कोई टास्क दे रहे हो, उनको कुछ क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दे दिया, वो ट्रेन चल रही है, गोल-गोल घूम रही है, वो बच्चा देख के ताली बजा रहा है। वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन एक एज के बाद आप उनको वैसे खिलौने दें जिसमें कि उनको कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ उनको ब्रेन का यूज़ करना पड़े, उनको खुद से कुछ मेहनत करनी पड़े।
तो ये इंडिपेंडेंट प्ले हो गया मतलब एक तरह से। या इंडिपेंडेंट प्ले। तो इसको कैसे इनकरेज करेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट प्ले को इनकरेज करने के लिए देखिए, आपको साथ में पहले तो उनके लगना पड़ेगा। जैसे आपने कोई टॉय ले लिया कि बेटा इससे हम ये चीज़ बनाते हैं। कई बार रोबोट्स आजकल आ गए हैं, उनको जोड़ो, हाथ पाँव जोड़ के बनाओ, उनको एक वो बनाओ, या फिर घर आ गया, घर बनाओ ऐसे करके। तो आप उनके साथ बैठें, आप बनाएं, आप खेलें, आप करके दिखाएं उनको। धीरे धीरे बच्चा खुद से करने लगेगा और वो बहुत एक्साइटिंग होगा कि वो खुद से बना के आपको ला के दिखाएगा, देखो आज मैंने खुद से ये बना लिया। तो पहले तो साथ में करना है और फिर धीरे धीरे उन पे छोड़ देना है। जब वो सीख जाते हैं तो वो खुद से करना शुरू करेंगे। तो सेल्फ प्ले टाइम वही हुआ कि वो खुद से करने लगेंगे। फिर आप पार्क में भी ले जाके वैसे ही कर सकते हैं, झूले पे झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके साथ। आज आप साथ में दौड़ रहे हैं, कल को आप बैठ जाएंगे, बच्चा कल को खुद दौड़ेगा। तो पहले आप खुद साथ में करें उनके, और फिर धीरे धीरे आप कम कर देंगे और बच्चा अपना कंटिन्यू करेगा। दैट इज सेल्फ प्ले टाइम। लास्ट क्वेश्चन के साथ रैप अप करते हैं हम लोग। और पूरी तरीके से विश्वास है हमको कि जो भी स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स होंगे, स्पेशली जो टोडलर्स के पेरेंट होंगे एक्चुअली, उनको आपके द्वारा दिया गया ये जो जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने जो दिया है मतलब लोगों को, वो इन्फॉर्मेशन उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। वो समझ सकेंगे अपने बच्चे के बिहेवियर को, हर एक तरीके के पैटर्न्स को, चाहे वो ईटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको उनके मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या इवन उनके टॉयलेट से रिलेटेड हो। तो हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब आपके जो एडवाइसेस हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोग उससे बेनिफिट पावे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।